दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया एनिमे मसले मैजिक एंड मसल्स। दोस्तों इस एनिमे की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने जो किसी के लिए रखता है वो है मैजिक, और हमारे मेन कैरेक्टर मैस के पास तो मैजिक का एक कतरा भी नहीं है। तो अब देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मैस के साथ क्या क्या होगा। अपने पास मैजिक ना होने की वजह से इसको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कहानी में क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे हर किसी का स्टेटस उसके मैजिक के थ्रू डिफाइन होता है। यहाँ पे हर किसी के पास अपनी एक अलग तरह की पावर है, लेकिन ये क्या, यहाँ जंगलों में हमारा मेन कैरेक्टर मैस है जो कि अकेले ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, और ये बूढ़ा आदमी इसी के साथ रहता है जो कि इसी का पिता है, और ये अपने बेटे को लेकर जंगलों में अकेले रहता है क्योंकि इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोगों को मार दिया जाता है। उनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं मैस जल्दी से ट्रेनिंग करके आ ही रहा होता है, तभी उससे गलती से दरवाजा टूट जाता है। वो कहता है सॉरी, मैं भूल ही गया था, ये दरवाजा अंदर की ओर खुलता है या बाहर की ओर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने मन पसंदीदा एनिमे नारुतो, वन पीस, माई हीरो एकेडेमिया, अटैक ऑन टाइटन और ब्लीच जैसे एनिमे के टी शर्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे खरीद सकते हैं। और मैं डेली इस पे एनिमे लवर्स के लिए टी शर्ट, स्वेट शर्ट, हुडी, जैकेट ये सब अपलोड करते ही रहता हूँ, और आप डायरेक्ट इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ बचपन से रह रहे हो और तभी तुम्हें नहीं मालूम ये दरवाजा अंदर की ओर खुलता है या बाहर की ओर। हम देखते हैं मैस माफी मांग लेता है और तब वो दरवाजा जोड़ने लगता है, लेकिन ये क्या, ये बंदा दरवाजा जोड़ने की बजाय दरवाजे को और तोड़ देता है। अब तो इसके डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैस किसी तरह अपने डैड को सॉरी बोलकर मना लेता है। कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि उसके डैड ने अपने बेटे को इस दुनिया के कानून और रीति रिवाजों से अनजान रखा है, और अब उसके डैड बाहर जाते हुए कहते हैं तुम्हें याद है ना मैस, तुम्हें मार्केट अकेले नहीं जाना है। मैस कहता है जी डैड, पर अभी अभी इस बंदे ने ट्रेनिंग की है और इसको काफी ज्यादा भूख लगी है। तो ये बंदा अकेला ही मार्केट चला जाता है, और ये बंदा यहाँ देखता है हर कोई अपने मैजिक की मदद से काम ले रहा है। ये देखता है क्रीम पफ्स, उसे देखते ही एक्साइटमेंट में ये बंदा अपने गोल्ड कॉइन्स को ही मोड़ देता है और फिर उसी शॉपकीपर को देता है। जब वो देखता है कॉइन्स मुड़े हुए हैं तो वो कॉइन्स को दोबारा ठीक कर देता है, और ये सब देखकर शॉपकीपर हैरान रह जाता है। मतलब ये कैसा बंदा है, क्या ताकत है। पर तभी हवा के एक झोंके की वजह से मैस के सर से हुडी पीछे चली जाती है, और तभी हर कोई मैस का चेहरा देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी मार्क नहीं था। क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास भी कोई ना कोई मैजिक होता है उसके पास कोई ना कोई चेहरे पर मार्क भी जरूर होगा। और यहाँ न्यूज आ रही होती है कि ईस्टर्न मैजिक स्कूल से एक बंदे को डिवाइन मिशनरी के लिए चूज किया गया है, और ये न्यूज देखकर ना जाने क्यों एक ऑफिसर अपनी लाइफ को कोस रहा होता है। तभी इस बंदे को एक कॉल आता है, और कॉल पे इसे बताया जाता है कि मार्केट में एक बंदा देखा गया है जिसके चेहरे पर एक भी मार्क नहीं है। तभी मार्केट में नशे में धुत एक पुलिस वाला मैस से टकरा जाता है। इसने दारू पी रखी थी जिसकी वजह से उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है और वो मैस को डांटने लगता है। तो मैस उसकी शर्ट को फाड़ के कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धुल दूंगा। तभी हम देखते हैं ऑफिसर ब्रैक कोलमैन वहां पे आ जाता है, और वो जैसे ही मैस से कोई सवाल जवाब करता उससे पहले ही उसके डैड मैस को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन ब्रैड ने अपने मैजिक की मदद से इनके पीछे एक ट्रैकर छोड़ दिया था, और अब घर पे लाके इसके डैड इसको दोबारा डांटने लगते हैं। लेकिन मैस अपने डैड से माफी मांगता है, तो उसके डैड उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन वो पनिशमेंट के तौर पर उसे दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। मैस अपने वर्कआउट के लिए बाहर चला जाता है, और यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी सोचता है शायद से मेरा बच्चा फ्रीडम चाहता है, और वैसे भी इस दुनिया से इतनी दूर इस जंगल में मैं उसको लेकर इसलिए रह रहा हूँ ताकि वो बचा रहे। ये सब उसके हिफाजत के लिए ही है। पर अब मैजिक पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है, तो मुझे जल्द से जल्द उसको लेकर कहीं और शिफ्ट होना होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्रैक कुछ ऑफिसर्स को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है, और मैस यहाँ पे फटाफट अपना वर्कआउट कंप्लीट किए जा रहा था। मैस अब वर्कआउट कंप्लीट करके अपने घर को जा ही रहा होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। ब्रैक कह रहा होता है क्या तुम्हें मालूम है कि अब इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने सबको मार दिया है।
क्योंकि बिना मैजिक वाले लोगों की इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो इस समाज में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, तो इसीलिए उनका जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं रह जाता। ब्रैट उसके डैड से अब मैथ्स के बारे में पूछते हैं, पर उसके डैड मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते, पर वो लगातार उन्हें टॉर्चर किए जा रहा था। तभी मैथ्स के फादर अपना बचपन याद करते हैं, जहाँ पे उनके फैमिली, दोस्त, उनके बॉस, हर कोई उन्हें यूजलेस समझता था। उसके डैड कहते हैं, जहाँ तक मुझे अपनी जिंदगी के बारे में याद आता है, मैं फेल ही हुआ हूँ और उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में किसी को उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो मरने जा रहा था। पर तभी उसे एक बच्चा मिलता है और उस बच्चे को देखकर पहली बार इसे एहसास होता है कि इस दुनिया में किसी को सच में उसकी जरूरत है और ये बच्चा ही मैथ्स है। और तभी से ये इस बच्चे को अपना बच्चा मान लेता है। और अब ये बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मैथ्स यहाँ से भाग जाओ। पर ब्रैट इस बूढ़े आदमी को मारने लगता है और अब ये इस बूढ़े आदमी पर अपना मैजिक यूज करने वाला था। पर तभी मैथ्स दरवाजे को तोड़ते हुए एक पुलिस वाले को पंच करके दूसरी ओर फेंक देता है और दूसरे पुलिस वाले की शर्ट फाड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। उसके फादर के पूछने पर मैथ्स कहता है, मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। तो अब जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं यहाँ पे हर किसी की छुट्टी कर दूंगा। अब ब्रैट हंसते हुए एक मैजिक का यूज करता है और इस मैजिक से इस बंदे ने पहले किसी ड्रैगन तक को मार रखा था और अब इस मैजिक को मैथ्स के ऊपर फायर करता है। पर ये देखता है ये क्या, इसके मैजिक से तो मैथ्स को एक खरोच तक नहीं आई और यहाँ तक कि इस मैजिक से ये ड्रैगन तक को मार चुका है, पर इसको कुछ असर क्यों नहीं हुआ। अब ब्रैट एक के बाद एक मैजिक से मैथ्स के ऊपर अटैक करते जाता है, पर इस सबका मैथ्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसके मैजिक से खेलने लगता है और अब मैथ्स अपने दादाजी की एक छड़ी उठाता है और उससे एक शील्ड बनाता है और उसी छड़ी से इस बंदे के मैजिक को तोड़ देता है। ब्रैट अब हंसते हुए कहता है, मैं एक शर्त पर तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। इस दुनिया में एक कंपटीशन होता है जिसमें किसी एक बेस्ट स्टूडेंट को डिवाइन मिशनरी के लिए चुना जाता है और उस लड़के को भगवान के द्वारा चुना गया माना होता है। तो तुम्हें भी उस मैजिक स्कूल में पार्ट लेना होगा और वहाँ पे उस टाइटल को जीतना होगा और अगर तुम ये जीत जाते हो तो इसका मतलब कि गॉड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं, फिर तुम आराम से इस दुनिया में रह पाओगे और बदले में मुझे बस इसके साथ आने वाला फेम और पैसा दे देना। उसके डैड कहते हैं, नहीं मैथ्स ऐसा मत करना। ब्रैट इनको चॉइस देता है और कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जो करो, पर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं जिंदगी भर तुम्हें ढूंढता रहूंगा। तुम तो ताकतवर हो तो बचे रहोगे, लेकिन तुम्हारे डैड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैथ्स ब्रैट के ऑफर को मान जाता है और स्कूल जाते वक्त ये बंदा सोचता है, अगर ये दुनिया मुझे और मेरे डैड को एक साथ नहीं रहने दे सकती तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। और अब सीन में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बारे में थोड़ा बताया जाता है और ये यहाँ की टॉप एकेडमी थी और भाई यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल है कि सिर्फ 3% बच्चे ही इसको पास कर पाते हैं और वो भी वो जिनके पास सबसे तगड़ी वाली सुपीरियर मैजिक पावर होती है। और यहाँ पे एक तरफ है हमारा मैथ्स। तभी हम देखते हैं वहाँ एक विंडो से एक प्रोफेसर लाओ लूसी सब स्टूडेंट्स को जज किया जा रहा था उनके मैजिक के बेसिस पर तभी ये बंदा मैथ्स को देखकर चौंक जाता है। ये बंदा यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। ये सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे हर किसी को मैजिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लाउड सबके सामने अपनी एक शानदार एंट्री मारता है। इसे देखकर हर कोई हैरान था, पर मैथ्स कहता है, क्या ये सब करने में इसको गर्मी नहीं लग रही। क्लाउड इसकी बात से चिढ़ जाता है तो ये और ज्यादा स्वैग से डेस्क और क्वेश्चन पेपर्स को समन करता है, जिसपे मैथ्स कहता है, क्या ये सारे काम ये हमारे आने से पहले नहीं कर सकता था। इस पे तो क्लाउड और ज्यादा चिढ़ जाता है। अब सारे बच्चे एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा अकेले सोच रहा होता है कि मैंने इन सभी बच्चों के क्वेश्चन पेपर पे एक स्पेल डाला है, इनको उस स्पेल को तोड़कर सभी क्वेश्चंस को एक साथ अलाइन करना होगा। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मैथ्स सारे क्वेश्चंस को एक साथ अलाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर इससे क्या ही होने वाला था। तो ये बंदा गुस्से गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिससे वो सभी क्वेश्चंस अपने आप ही अलाइन हो जाते हैं। और ये देखकर उसके फादर और ब्रैट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और मैथ्स यहाँ पे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से और सारे टेस्ट भी काफी आसानी से क्लियर करते जा रहा था। और अब अगले टेस्ट के लिए क्लाउड एक बहुत बड़ा भूल भुलैया बना देता है और कहता है, अगर तुमको ये टेस्ट पास करना है तो तुम सभी को आधे घंटे के अंदर ही इससे बाहर आना होगा।
अब यहाँ पे मैथ्स की मुलाकात लेमन इरवाइन से हो जाती है। ये मैथ्स के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। मैथ्स उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, पर रास्ते में ना जाने कैसे ये लड़की किसी न किसी ट्रैप में फंसते जा रही थी। अब मैथ्स यहाँ पे इस लड़की को अकेले छोड़ के जाने लगता है, पर ये लड़की अपने मैजिक से मैथ्स को कैद करती है और ये लड़की कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये टेस्ट पास नहीं करने दे सकती और ना ही मैं तुमको इसका रीजन बता सकती हूँ। पर इस लड़की का मैजिक मैथ्स की ताकत के आगे नहीं टिक पाता। ये इन बेड़ियों को काफी आसानी से तोड़ देता है और अब मैथ्स भी वहाँ से भाग जाता है। और अब इस लड़की के सामने कुछ ऐसा क्रिएचर समन होता है और ये मॉन्स्टर इस लड़की से एक पहेली पूछता है और साथ ही इसकी छड़ी को भी हिट करके नीचे गिरा देता है। ये लड़की इस पहेली का सही जवाब सही समय पर नहीं दे पाती तो ये क्रिएचर अब इस पर अटैक करने वाला होता है और ये लड़की सोच रही होती है, शायद ये इसी बात का फल है, मैंने उस लड़के को धोखा दिया तो मेरे साथ भी ये तो होना ही था। और तभी हम देखते हैं मैथ्स सिर्फ एक पंच में ही उस मॉन्स्टर को हरा देता है। ये लड़की कहती है, मैथ्स तुम मुझे बचाने वापस क्यों आए हो? तो ये लड़का कहता है, शायद से मेरा रीजन भी तुम्हारी तरह ही होगा। और इधर दूसरी तरफ क्लाउड सोच रहा था, टाइम बीतने वाला है, इस भूल भुलैया के ट्रैप से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। हम देखते हैं मैथ्स भूल भुलैया की एक एक दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल भी इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पे ये लड़की बताती है कि मुझे ये सब करने के लिए क्लाउड ने बोला था। और क्लाउड कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो फिर मैं तुम दोनों को बाहर ही रखना चाहूँगा और मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर करता हूँ। तभी मैथ्स क्लाउड की पेंसिल को तोड़ देता है और वहाँ पे अब एंट्री होती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कहते हैं कि आगे के एग्जाम मैं कंडक्ट कराऊंगा और क्लाउड तुम मुझसे बाद में मिलना। अब मैथ्स को इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाते हैं और प्रिंसिपल पूछते हैं, जरा बताओ, जब तुमने उस लड़की को बचाया तो क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दीवारें कितनी मजबूत होंगी? मैथ्स कहता है, वो करना जरूरी था तो इसीलिए मैंने उस समय वो किया। अब प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा बताओ, अगर तुम्हें किसी ऐसे से लड़ना हो जो तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो तो भी क्या तुम ऐसा ही करोगे जैसा कि मान लो तुम्हें मेरा ही सामना करना हो? मैथ्स कहता है, आखिर ये कैसा सवाल है? प्रिंसिपल कहता है, ये एक स्पेल है और ये जिस किसी को भी टच करती है उसके किसी करीबी की आत्मा को ये इस ड्रॉवर में कैद कर लेती है और उस डॉल के अंदर नाइफ डाल देती है ताकि वो आत्मा कभी भी फिर अपने शरीर में वापस न जा सके। मैथ्स जल्दी से उस नाइफ को हिट करता है। प्रिंसिपल कहता है, तुम इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि इस समय मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैथ्स अब उस नाइफ को नीचे से पकड़ लेता है और कहता है, अब आप इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे। ये प्रिंसिपल कहता है, किसी आदमी के पास किसी को भी आबाद या बर्बाद करने की ताकत होती है और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पावर को किस तरह से यूज करता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमेशा पावरफुल लोगों को कमजोर लोगों को बचाना चाहिए और यही वो नियम है जिसे हर एक ताकतवर आदमी को मानना चाहिए। और इस चैम्बर में मैंने वो काबिलियत तुम्हारे अंदर पाई है। और अब प्रिंसिपल अपने मैजिक को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। मैथ्स कहता है कि आपके उस सवाल का जवाब कि मैं आपसे लड़ूंगा या नहीं, तो मैथ्स कहता है, मैं आपको अपने मुक्के से धूल चटाऊंगा। प्रिंसिपल अब ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में इस लड़के का स्वागत करते हैं। यहाँ पे मैथ्स को मैजिक की मदद से ताले को खोलना सिखाया जा रहा है, पर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ताकत आजमाता है और ताले को तोड़ देता है। मैथ्स कहता है, सॉरी मैम, मुझे दरअसल मैजिक आता नहीं है। मैम कहती हैं, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? यहाँ पे एक दूसरे लड़के से भी इसकी मुलाकात होती है। ये दूसरा लड़का अपना नाम फिनेप्स बताता है। यहाँ पे इस लड़के से मैथ्स खुद को और अपनी मसल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये लड़का कहता है, ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। मैथ्स कहता है, तो बताओ हम डिवाइन मिशनरी कैसे बन सकते हैं? ये लड़का बताता है, इसके लिए तुम्हें डिफरेंट एक्टिविटी से गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे और इसके साथ साथ तुम्हें अच्छे ग्रेड भी लाने होंगे, वरना तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये मैथ्स का अलग से सर दर्द बन जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्स बड़े आराम से पफ खा रहा होता है, शायद से इसका फेवरेट फूड है। और ये फिन से अगले मैजिक के लिए रूम उधार में मांगता है और यहाँ ग्राउंड में प्रोफेसर सबको अपनी ब्रूम को उड़ाने का मैजिक सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? तुम्हारी वजह से और सबकी प्रोग्रेस भी लो हो रही है। अब मैथ्स जमीन पे एक लात मारकर अपनी ब्रूम को हवा में पकड़ लेता है। यहाँ पे ये स्टूडेंट कहता है, चलो एक ब्रूम रेस करते हैं, जो कोई भी हारेगा उसे लास्ट ग्रेजुएशन तक विनर की सेवा करनी होगी। मैथ्स भी हाँ कह देता है और हम देखते हैं प्रोफेसर के स्टार्ट बोलते ही मैथ्स रेस जीत जाता है
पर बिना मैजिक के इस बंदे ने ये कारनामा कैसे किया, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है तो पार्ट 2 भी पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां पे आप अपने मन पसंदीदा एनिमे नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, MHA अपने मन पसंदीदा एनिमे के टी-शर्ट को काफी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।